हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आईसी कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के लिए जो स्टूडेंट्स 2025 में अपने बोर्ड्स का पेपर देंगे। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हम क्वेश्चन 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 40 मैंने दो पार्ट्स में, दो सेपरेट वीडियोस में ऑलरेडी सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन। ओके, हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कर पाएँ। अगर नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। अगेन उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन बोलता है कि फाइंडिंग द जीसीडी, जो कि एचसीएफ होता है, ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स रिजल्ट्स इन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ लॉग एन वेयर एन इज द लार्जर नंबर ऑफ टू इनपुट्स। ओके, तो जब ये लॉग एन हम लिखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो इसका बेस 2 होता है। ओके, तो मतलब अगर n 100 है, ओके, तो n 100 है अगर, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टू सॉल्व, मतलब एचसीएफ निकालने के लिए जो मैक्सिमम नंबर स्टेप्स लगेंगे वो लॉग टू n होंगे, जो कि इसको हम x मान सकते हैं। ओके, तो n 100 है तो x हमारा हो जाएगा 6 से लेकर 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 6 पॉइंट y मान लेते हैं। ये 6 है भाई, पता नहीं इसे 6 को पता नहीं डंडी बना देता है। ओके, तो मैक्सिमम 7 स्टेप्स लगेंगे टू फाइंड एचसीएफ अगर लार्जेस्ट वैल्यू, अगर लार्जर ऑफ द टू वैल्यूज 100 है। ओके, ये मतलब होता है। और इसका लॉजिक ये होता है कि हर एक ऑपरेशन में, हर एक स्टेप में हम n को एटलीस्ट हाफ कर रहे हैं ताकि वो कम होता जा रहा है और फाइनली हमको इतने स्टेप्स में, log टू n स्टेप्स में वो वैल्यू मिल रही है। ये चीज़, ये कॉम्प्लेक्सिटी एचसीएफ की जब आप यूक्लिडियन मेथड से निकालते हो तब ये कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो इसको मैंने बहुत ही डिटेल करके एक्सप्लेन करके रखा है एक वीडियो में, जहाँ पे मैं बताता हूँ कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और आइडिया ये होता है, और कहीं भी आपको log n की कॉम्प्लेक्सिटी मिले, मतलब हम हाफ करते जा रहे हैं। जैसे बाइनरी सर्च में सर्च करने की कॉम्प्लेक्सिटी log 2n होती है, वेयर n इज द लेंथ ऑफ द एरे, मतलब पूरा एरे था उसको हाफ किया, फिर हाफ किया, फिर हाफ किया, फिर हाफ किया। ओके, तो ये हो गया। अ स्टूडेंट हैड रिटन द फॉलोइंग मेथड डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे दो कोड्स हैं और आपको बता रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को दोनों को कंपेयर करो। तो ये तो 4 स्टेटमेंट्स हैं और हर एक स्टेटमेंट का कॉम्प्लेक्सिटी O1 होता है। तो अगर 4 इंटू आप O1 कर रहे हो तो ये 4 इंटू O1 कॉन्स्टेंट आप 1 ही ट्रीट करते हो, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी O1 ही है। ओके, 4 स्टेटमेंट्स का। इस केस में आपके पास लूप है, लेकिन इसका भी कॉम्प्लेक्सिटी O1 ही है। और इसका कॉम्प्लेक्सिटी O1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर n नहीं है, यहाँ पर 4 है जो कि फिक्स्ड है। अगर ये n पे डिपेंडेंट होता, ओके, i लेस देन इक्वल टू n होता और ये n टाइम्स चलता तो ये On होता। ओके, तो इसको हम On मानते हैं, लेकिन इस केस में ये O1 है क्योंकि कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम चल रहा है, तो दोनों का कॉम्प्लेक्सिटी O1 ही आएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो फॉर द फॉलोइंग स्निपेट आपको आउटपुट निकालना है। तो x डॉट इक्वल्स वाई फॉल्स आएगा इस केस में। ओके, क्योंकि x और y दो सेपरेट एरेज है, इवन दो इनके जो कंटेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन x डॉट इक्वल्स वाई जब आप करते हो दो ऑब्जेक्ट्स के लिए, वो ट्रू तभी रिटर्न करता है अगर दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो। x एक एरे को, एक सेपरेट एरे को पॉइंट कर रहा है, y एक सेपरेट एरे को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि आपने दोनों को सेपरेटली मेमोरी एलोकेट की है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये ले लेता हूँ, ओके, तो x और y है, आप अगर सिस डॉट आउट x डॉट इक्वल्स y करोगे तो ये फॉल्स ही आएगा, क्योंकि ये दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं। एरे भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है, नॉन प्रिमिटिव टाइप होता है। ओके, अब आउटपुट ट्रू तब आएगा जब आप बोलोगे स्ट्रिंग सेम टाइप, सेम एरे का टाइप अगर मैं z ले लेता हूँ जो कि पॉइंट कर रहा है x को, तो z एरे भी सेम पॉइंट कर रहा है जो x एरे पॉइंट कर रहा है, तो x और z अब सेम है, अब ये ट्रू देगा। ओके, तो मैं z को एक नया एरे नहीं बना रहा हूँ, मैं वेरिएबल z को वहीं पॉइंट कर रहा हूँ जहाँ x पॉइंट कर रहा है, जो कि ये वाला एरे। ओके, सिमिलरली अगर मैं z को y पॉइंट कर देता हूँ तो z और y बराबर है। ओके, तो ये अब ट्रू आएगा। ओके, और ये केस जो है ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करता है। तो अगर मैं दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पर्सन टाइप के, ये पर्सन क्लास मैंने पहले ले रखी थी पिछले वीडियोस में। ओके, इसमें एक नेम देना है, तो मैं पर्सन P1 बनाता हूँ, न्यू पर्सन से बाली, मेरा कई लोग मुझे बाली बुलाते हैं, और मैं एक और पर्सन बनाता हूँ पर्सन P2, और पर्सन P2 भी बाली है। दो पर्सन विद द सेम नेम, लेकिन अगर आप इसको इक्वल चेक कराओगे ना तो ये फॉल्स आएगा। ओके, क्योंकि हमने इक्वल्स मेथड ओवरराइड नहीं किया है इस क्लास में। ओके, देखिए दूसरा आउटपुट फॉल्स आया।
हमने इक्वल्स मेथड यहाँ पे ओवरराइड नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे ओवरराइड कर देता हूँ पब्लिक बूलियन इक्वल्स मेथड हर एक क्लास में होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो ऑब्जेक्ट्स की इक्वालिटी को चेक करते हैं कि वो सेम ऑब्जेक्ट है कि नहीं, और ये ऑब्जेक्ट क्लास का पार्ट होता है जो कि हर क्लास का सब क्लास होती है और सुपर क्लास होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये ऑब्जेक्ट ओ लेकर सीधा सीधा रिटर्न ट्रू कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे एरो आ जाएगा, ओवरराइड java.lang.object.equals, ऑब्जेक्ट सारी क्लास का सुपर क्लास है, हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास का बाय डिफ़ॉल्ट सब क्लास होती है, और उसमें एक इक्वल्स मेथड होता है जिसको हम ओवरराइड करते हैं। अब क्योंकि मैंने ओवरराइड करके हार्ड कोड कर दिया ट्रू, तो अब हर केस में ट्रू ही आएगा। आप P1 कोई भी दो ऑब्जेक्ट कंपेयर करो, ओके, क्योंकि आपने ओवरराइड कर दिया। जब ये ओवररिडन नहीं है, ओके, तो अगर आप दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो तो कभी सेम नहीं होंगे, कभी ट्रू नहीं देंगे। अगर आपने एक थर्ड वेरिएबल ले लिया P3 को बराबर कर दिया P1, सेम चीज़ हो रहा है जैसे z y को पॉइंट कर रहा था, P3 P1 को पॉइंट कर रहा है, तो P3 और P1 सेम है, तो P1 डॉट इक्वल्स टू P3 अब सेम है, ओके। तो मैं कोशिश करता हूँ जितने वेरिएशंस बता पाऊँ इस सवाल के, क्योंकि आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एरेज के बजाय ऑब्जेक्ट देते हैं, बोल दे कि वो सेम है कि नहीं, ओके। तो ये हो गया, ज़्यादा डीप नहीं चला जाता हूँ मैं, बस ठीक है, ओके। तो सेकंड अकरेंस ऑफ लेटर आई प्रिंट करना है, तो बेसिकली पहले आई के बाद दूसरा आई प्रिंट करना है। इसके मल्टीपल तरीके आप ले सकते हो। तो अगर मैं लेता हूँ स्ट्रिंग मिशिगन, ओके, तो हमारे पास स्ट्रिंग है मिशिगन, ओके। सबसे जनरल केस जो होगा, जो किसी भी स्ट्रिंग के लिए काम करेगा, कि आप पहले आई के बाद दूसरा आई ढूंढो। मतलब पहला आई हमको कहाँ मिलेगा, पहला आई हमको मिलेगा मिशिगन डॉट इंडेक्स ऑफ आई, ये हमको लेफ्ट मोस्ट आई देगा, तो ये पहला आई मिलेगा। हमको क्या चाहिए, इस पोजीशन पे जो आई मिल रहा है उसके बाद वाला आई, मतलब सेकंड आई। तो हम सेम चीज़ करेंगे, मिशिगन डॉट इंडेक्स ऑफ आई ढूंढेंगे फ्रॉम इंडेक्स बेसिकली आपको इस वाले इंडेक्स से ढूंढना है जो कि इंडेक्स 2 है, तो आप सीधे सीधे 2 भी डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे पॉइंटर ले जाओगे ना, देखो ये बोल रहा है फ्रॉम इंडेक्स, ओके। तो इस इंडेक्स से ढूंढना चालू करो आई, तो हमने पहला आई हमें के बाद हम ढूंढ रहे हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हो डॉट इंडेक्स ऑफ आई प्लस 1, मतलब आपने पहला आई ढूंढा, जिस लोकेशन पर मिला उसकी अगली लोकेशन से दूसरा आई ढूंढना चालू किया, तो ये देखिए 4 देगा, ओके। ये एक तरीका है। या फिर आपको इस मिशिगन में दिख रहा है कि पहला आई आपका इंडेक्स 1 पर है, तो आप ये करने के बजाय सीधा सीधा वैल्यू 2 डाल दो, ओके। ये सबसे जनरल केस है, तो किसी भी स्ट्रिंग के लिए काम करेगा। 2 क्योंकि हमको मिशिगन में दिख रहा है कि इंडेक्स 1 पे हमारा पहला आई है, तो हम 2 डालें, क्योंकि वो 1 के बाद नेक्स्ट इंडेक्स स्टार्ट करो। या फिर आप, क्योंकि अगेन इसमें दिख रहा है कि आई सेकेंड आई जो है वो लास्ट है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो लास्ट इंडेक्स ऑफ आई, और तीनों केस में आउटपुट हमारा इंडेक्स 4 आए, ओके। कोई भी एक केस ले लो, ओके। चलते हैं वापस, तो ये हो गया फाइंड द आउटपुट ऑफ रॉकेट और सबस्ट्रिंग 0 कंपेयर टू दिस। तो रॉकेट और सबस्ट्रिंग 0,4 सबस्ट्रिंग मेथड में जो दो इंडेक्सेस होते हैं, पहले वाले से स्टार्ट होता है, दूसरे वाले की जस्ट पहले तक जाता है, मतलब इंडेक्स 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, मतलब इंडेक्स 0 से लेकर 3 तक, 0 1 2 3, तो 0 1 2 3, तो ये होगा ROC और K, ओके। ये वाले से आपको ये वाला सबस्ट्रिंग मिला, ओके। डॉट कंपेयर टू कर रहा है आप किससे, इस वाले स्ट्रिंग से। रिप्लेस M by O, मतलब रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, इस स्ट्रिंग में जितने M हैं उनको O से रिप्लेस करता है और नया स्ट्रिंग देता है, इस स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता है, ओके। ये ध्यान रखिएगा। तो रॉक डॉट रिप्लेस M, इसमें M है ही नहीं, तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, तो सेम रहेगा। तो ये होगा R, स्टार बना देता ना बार बार, R छोटा O C और K, ओके। तो आप इन दोनों को कंपेयर टू कर रहे हो। कंपेयर टू फंक्शन कैसे काम करता है वो मैंने एक्जैक्टली बहुत ही डिटेल में समझा के रखा है सेपरेट वीडियो में, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो में चैनल पे भी ढूंढ सकते हो। तो कंपेयर टू क्या करता है, लेफ्ट से राइट हर एक इंडेक्स पर कैरेक्टर को कंपेयर करता है। अगर इंडेक्स पर कैरेक्टर सेम है तो नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर जाएगा, नहीं तो वो डिफरेंस रिटर्न कर देगा आस्काई वैल्यूज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स का। और ये तब तक चलेगा जब तक हमको आइदर डिफरेंट कैरेक्टर नहीं मिल जाता या कैरेक्टर्स खत्म नहीं हो जाता। अगर खत्म हो गए सारे कैरेक्टर सेम पे तो 0 रिटर्न कर देगा, क्योंकि दोनों बराबर है, ओके। तो R और R सेम है, अपर केस है, लोअर केस ओ सेम है, लोअर केस सी सेम है, अपर केस के और लोअर केस के ये दोनों डिफरेंट है। पहले वाले स्ट्रिंग में जो ith इंडेक्स पर कैरेक्टर है अपर केस के माइनस लोअर केस के, इसका वैल्यू पता नहीं क्या करता है भाई, माइनस लोअर के का आस्का वैल्यू, ओके। तो ये इनकी आस्का वैल्यूज कैलकुलेट करने के बजाय मैं बोलूँगा अपर केस ए माइनस लोअर केस ए, क्योंकि अपर केस कैरेक्टर्स सारे कंटिन्यूस होते हैं, लोअर केस कैरेक्टर्स सारे कंटिन्यूस होते हैं, उनका तो कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स का अपर केस माइनस लोअर केस का डिस्टेंस सेम ही रहेगा, ओके।
ओके, अपर केस ए होता है 65, लोअर केस ए होता है 97। ओके, 65 माइनस 97 को माइनस 32 मिलेगा, 32, ये हो गया इसका आंसर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एरे इफ द फर्स्ट इंडेक्स इज एंड द लास्ट इंडेक्स वाई। ऐसे सवाल मिले ना तो आप इसको एक एग्जाम्पल से कंपेयर करके देखो कि अगर आपके पास 4 लोकेशन है एरे में, ओके, इंडेक्स 0, 1, 2, 3, ओके, पहला इंडेक्स है x, आखिरी इंडेक्स है y। तो अगर आपको ऐसे इंडेक्सेस दिए गए 0, 1, 2, 3, तो आपको बहुत ही ऑब्वियस सा दिख रहा है कि इसका लेंथ 4 है, लेकिन 4 कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप बोल रहे हो लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स प्लस 1। ओके, तो ये आपको 4 देता है, 3 माइनस 0 प्लस 1, तो ये हो गया y माइनस एक्स प्लस 1। ओके, ऑलराइट, ये आपका आंसर हो गया। ओके, हाउ मेनी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, ये अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल मैंने पहले कभी नहीं देखा। ओके, इस वाले पेपर में लोग बहुत ही क्रिएटिव हो गए, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है सॉल्व करने में। ओके, क्योंकि मुझे आता है, जब इसको नहीं आता ज़रा परेशान हो जाएगा। ओके, तो इसमें कुल 3 ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। कैसे? न्यू करके जब भी आप करोगे एक नया ही ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, जब आप इक्वल टू करके करते हो तो स्ट्रिंग पूल से चेक होता है। मतलब अगर आपने S1 बराबर ये किया स्ट्रिंग गुजरात, अगर गुजरात ऑलरेडी स्ट्रिंग पूल में है तो ये ऑब्जेक्ट उसी को पॉइंट कर देगा, तो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो जब आप S1 बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये पहला वाला ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आपने S2 एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, S3 नया ऑब्जेक्ट बनाया, S4 जब आपने गुजरात किया सेम इक्वल टू करके, तो ऑलरेडी गुजरात स्ट्रिंग पूल में है तो S4 उसी को पॉइंट कर देगा, तो टोटल 3 ही ऑब्जेक्ट बने। ओके, फिर आता है ये वाला। ओके, अगेन ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉर लूप का ही पार्ट है, क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट है अंडर द फॉर लूप। और आप ये कर सकते हो, आप जितने भी चाहो इंटीजर वेरिएबल्स लेकर आप असाइन कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो 0 और वट एवर वैल्यू वांट, और आप साथ में इंक्रीमेंट भी कर सकते हो कंटिन्यूसली। ओके, तो i 0 से स्टार्ट हो रहा है, i लेस देन s1 डॉट लेंथ, s1 डॉट लेंथ 2 है, i लेस देन s1 डॉट लेंथ, तो i लेगा 0 और 1। ओके, i लेगा 0 1, j भी लेगा 0 1। ओके, क्योंकि i और j सेम से स्टार्ट हो रहे हैं और सेम इंक्रीमेंट हो रहे हैं, और j बेसिकली आइटरेट कर रहा है S2 के इंडिसेस को, जो कि 0 1 ही है। ओके, तो i और j दोनों सेम वैल्यूज लेंगे। तो जब i 0 है तो s1 डॉट कैरेट i हो जाएगा अपर केस a, s2 डॉट कैरेट j हो जाएगा फॉर i इक्वल टू 0 पहला कैरेक्टर b। ओके, तो जब आप कैरेक्टर्स को ऐड कर रहे हो तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग आस्काई वैल्यूज ऐड होती हैं। तो a होता है, हमने देखा 65। ओके, तो b हो गया उसके बाद 66, तो पहला आउटपुट होगा 65 प्लस 66, ये होगा 131, पहला आउटपुट a प्लस b। फिर जब i 1 होगा तो s1 डॉट कैरेट i b हो गया, s2 डॉट कैरेट j c हो गया, तो अगला होगा b प्लस c। ओके, c बन जा भाई। ओके, b प्लस c, तो b है 66 और c है 67। ओके, तो ये हो जाएगा 133। तो आपको ये दोनों आउटपुट लिखने हैं ऑन सेपरेट लाइंस, क्योंकि प्रिंट ln यूज़ हो रहा है। ओके, प्रिंट यूज़ हो रहा था सेम लाइन। ओके, अगले पे चलते हैं। लैंग पैकेज टर्म्ड एज डिफॉल्ट पैकेज, तो इसको मैंने ऑलरेडी एक किसी प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था कि जावा डॉट लैंग पैकेज इज इम्पोर्टेड बाय डिफॉल्ट इन एनी जावा क्लास दैट वी राइट, और हमको अलग से कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखना होता है, इसलिए इसको डिफॉल्ट पैकेज बोलते हैं। आपको इसको अंग्रेजी में लिख देना है। ओके, सेट द पर्पज ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स, तो इंपोर्ट बेसिकली एक पैकेज की क्लासेस को इंपोर्ट करने के लिए हमारे इस करेंट क्लास में यूज़ होता है। पैकेज बेसिकली बताने के लिए होता है, पैकेज स्टेटमेंट की ये जो क्लास हम लिख रहे हैं वो एक पैकेज का पार्ट है। ओके, एग्जाम्पल के लिए, तो अगर मैं एक नया पैकेज बनाता हूँ से लिस्ट, ओके, और इसमें एक नई क्लास बनाता हूँ, ओके, मैं क्लास का नाम नोट देता हूँ, तो क्योंकि मैं IDE में काम कर रहा हूँ तो देखिए पैकेज लिस्ट आ गया, कि मतलब ये क्लास लिस्ट का पार्ट है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो रेड लाइन आ जाएगी। ओके, कि आपको पैकेज बताना ही पड़ेगा कि ये पैकेज लिस्ट का पार्ट है। ओके, एक और अगर क्लास बनाता हूँ, ओके, से लिंक्ड लिस्ट, ओके, ये भी देखिए ये भी लिस्ट का पार्ट है। ओके, और इन क्लासेस को यूज़ करने के लिए आप कह सकते हो इंपोर्ट लिस्ट डॉट लिंक्ड लिस्ट। आपके पास 2 ऑप्शन आगे लिंक्ड लिस्ट। ओके, आपको सारी क्लासेस इंपोर्ट करनी है, आप बोलो इंपोर्ट लिस्ट डॉट एस्टेरिक्स। इसलिए जब आप जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टेरिक्स करते हो तो आप बेसिकली चेक कह रहे हो कि जावा डॉट यूटिल की सारे पैकेज की सारी क्लासेस इंपोर्ट कर। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ नोड n1 यूज़ कर सकते हो, क्योंकि नोड अब देखिए लिस्ट डॉट नोड बताएगा। ओके, सिमिलरली लिंक्ड लिस्ट L1 यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये लिस्ट पैकेज का पार्ट है। ओके, तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तो सेम पैकेज वाला क्वेश्चन है। ओके, प्रिंट द आउटपुट, तो कोड सही लिखा हुआ है। n इक्वल टू अभय के लिए बेसिकली n यहाँ पर जाएगा sc डॉट नेक्स्ट, और क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग n में रीड हो जाएगा। ग्रीट एक स्टैटिक फंक्शन है ग्रीटिंग्स क्लास में, तो आपको
इसका इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्टैटिक तरीके से कॉल कर सकते हो, मतलब क्लास का नाम लिख के ही फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ओके, आपने एन पास किया, एन यहाँ पे रिप्लेस होके पूरा प्रिंट हो गया, तो आपको पूरा लिखना है हेलो विथ अ स्पेस नेम जो कि अभय है, विथ अ कॉमा, देन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, पूरा एक लाइन में आना चाहिए। ओके, क्योंकि प्रिंट लाइन है, पूरा लिखने के बाद लाइन चेंज होगी। ओके, तो ये तो हो गया। एक्सप्लेन से डिफरेंट बिटवीन टू इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स, डू स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली डिफरेंट ये है कि ये बेसिकली इनबिल्ट प्री डिफाइंड पैकेज java.util की सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि एस्टेरिस्क लगाया तो सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर रहा है। और ये पैकेज क्योंकि यूजर डिफाइंड है, माइन इज अ यूजर डिफाइंड पैकेज, उसकी सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर रहा है। ओके, अगला आता है हार्डवेयर पर। तो हार्डवेयर में बहुत कम प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मुझे मोस्टली आंसर्स पता होते हैं। तो 2 to 4 डिकोडर तो स्टैंडर्ड होता है, तो आपको इसमें D1 और D3 बनाता है, तो D0 D1 D2 D3 होता है। तो D1 हो गया और D3 हो गया, तो D1 हो गया A1 बार डॉट A0, ओके, और D3 हो गया A1 डॉट A0। ओके, ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, आपको सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल पता होगा तो आप कर लोगे। कैनोनिकल POS फॉर द सम एंड द कैरी। तो सम होता है पाई 0 3 5 6, ओके, और कैरी होता है पाई 0 1 2 4। ओके, तो हार्डवेयर पे आई ट्राई टू ऐड अ वीडियो कि ये एक्चुअली कैसे होता है, बट आई गेस ये सब स्टैंडर्ड है, आपको बस पता होना चाहिए। ओके, कि कैसे होता है, दैट्स इट। ओके, वहाँ बैठ के कैलकुलेट करने बैठोगे तो पता नहीं, मे बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, मूविंग ऑन। ओके, अगेन स्टैंडर्ड सवाल, आपको पता होना चाहिए कि फुल एडर सर्किट क्या होता है। तो ये तो बेसिकली एंड गेट हो गया, ये भी एंड गेट हो गया, ये आपका और गेट हो गया, ओके, और ये जोर गेट हो गया। ओके ओके, लॉजिक स्टडी ऑफ द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो इसको आप लॉस से भी रिड्यूस कर सकते हो, के मैप से भी कर सकते हो। तो के मैप बनाता हूँ मैं फटाफट। तो ये आपका के मैप है, ये 6 है, पता नहीं 6 कोई डंडी की बना देता है। एनीवेज, तो ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार ये होगा, फिर ए बी बार सी, ए बी बार सी ये होगा, फिर ए बी सी ये होगा। ओके, तो आपके दो पेयर्स बन के आ जाएंगे, पहले तो 4 5, दूसरा 4 5 7। तो 4 5 के लिए आपका हो जाएगा ए, और जो चेंज नहीं हो रहा वो है बी बार, ओके, प्लस सेम इस वाले के लिए भी 5 और 7 के लिए ए आएगा, सी आएगा। ओके, तो ए बी बार प्लस सी हो गया ये। ओके, तो ए कॉमन बी बार प्लस सी। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखते हो तो ये हो गया ए। ओके, तो 3 ही गेट यूज़ करने हैं आपको। तो नॉट गेट से आप बी का बी बार बना लिया, ओके, और गेट से आपने बी बार प्लस सी कर दिया, और एंड से आपने ए डॉट बी बार प्लस सी कर दिया, तो आपका सर्किट बन जाएगा। ओके ओके, इस वाले मेथड में हमको क्या करना है, हमको चेक करना है आउटपुट। ओके, कोड सही है, इसमें तारा कोड इज वर्किंग। ओके, तो बेसिकली रिकर्सिव कॉल हो रहे हैं आई लेस देन इक्वल टू 0 के लिए रिटर्न, जब आई लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रिटर्न 0 होना ये। ओके, आई पहला कॉल है एम डॉट लेंथ जो कि 4 है। तो अगर ये आपका कॉल स्टैक हो गया तो आई अपर केस में ले रहा हूँ, छोटा वाला आई बनाने बहुत दिक्कत करता है, देख रहे हो, बहुत दिक्कत करता है। ओके, तो आई हमारा पहले वाले केस में है 4, आई यहाँ पे 4 पास हुआ, एम तो सेम रहेगा, एम एरे चेंज नहीं हो रहा, एरे आप थ्रू रिकर्सिव कॉल्स बेसिकली सेम ही एरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो थ्रू रिकर्सिव कॉल भी सेम ही रहेगा। ओके, तो आई लेस देन इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 4 के लिए फॉल्स है, तो रिटर्न 0 नहीं होगा। आप यहाँ पे आ जाओगे, आप बोलोगे एक और रिकर्सिव कॉल हुआ विद द सेम एरे आई माइनस 2, आई माइनस 2 हो गया 2, तो ये हमने कॉल किया फिर से आई इक्वल टू 2 के लिए, प्लस जो रिटर्न वैल्यू यहाँ से आएगी उसमें ऐड होगा आई माइनस 1, आई 4 है, आई माइनस 1 हो गया 3, तो 0 इंटू 3 ये प्लस होगा 4। ओके, ये वाला वैल्यू ऐड होगा इंडेक्स 3 पर। ओके, अब आई इक्वल टू 2 के लिए चलाते हैं, 2 के लिए लेस देन इक्वल टू 0 फॉल्स है, तो आप फिर से कॉल करोगे चेक को विद आई माइनस 2 जो कि 0 हो गया, तो आपने एक और कॉल किया आई इक्वल टू 0 के लिए। ओके, आई इक्वल टू 0 और प्लस, यहाँ पे प्लस भी होगा ना, क्योंकि आई इक्वल टू 0 के लिए प्लस आई माइनस 1, तो आई माइनस 1 1 हो गया, 2 माइनस 1 1 है, तो 1 में 2 है, तो ये प्लस बनाना ही देता था मुझे। ओके ओके, आई इक्वल टू 0 के लिए ये कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न 0, तो ये आई इक्वल टू 0 के लिए कॉल रिटर्न करेगा 0, जो कि यहाँ पे ऐड होगी 0 प्लस 2, जो कि 2 रिटर्न करेगा, जो यहाँ ऐड होगा 2 प्लस 4, तो आउटपुट इसका आंसर में आएगा 6। ओके, पहला तो हमको आउटपुट मिल गया। कंसिडरिंग इफ द इफ कंडीशन स्टेट टू इज लेस देन 0 हाउ विल इट अफेक्ट द आउटपुट। ओके, अब लेस देन 0 हो गया, तो जब आई 0 है और ये लेस देन 0 हो गया तो कंडीशन तो फॉल्स है, तो आप वापस ये करोगे आई माइनस 2 भेजोगे, तो आई अब भेजोगे आप तो होगा -2 -2, ओके, प्लस
जो कि ऐड हो रहा था m ऑफ i माइनस वन, तो -1 वाला इंडेक्स यहाँ पे जाएगा। -1 इंडेक्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी एरे में नेगेटिव इंडेक्सेस नहीं हो सकते जावा में, तो ये आपको देगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन का नाम आपको पता होना चाहिए, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ओके, राइट, पहले का आंसर 6 है। दूसरे का है कि कंडीशन अगर लेस देन 0 चेंज हो गई तो आउटपुट हमको एक्सेप्शन हमको आउटपुट में एक्सेप्शन मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा, बेसिकली एक्सेप्शन मिलेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ओके ओके, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो 2-3 और करते हैं। ओके, तो इसमें इस सवाल में बेसिकली आपको चेक करना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो कोड में बेसिकली लॉजिक ये लगा रहे हैं कि अगर एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम तभी है अगर हम दोनों साइड से कैरेक्टर्स हटाते जाएं और सिर्फ बीच में एक सिंगल कैरेक्टर बचे या कोई कैरेक्टर नहीं बचे, और ये तब तक ही पॉसिबल है अगर ith कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट इज इक्वल टू ith कैरेक्टर फ्रॉम द राइट टिल द एंटायर स्ट्रिंग। मतलब अगर आप एक हाफ पकड़ो, अब बोलो कि फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट इक्वल टू फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द राइट, सही है, दोनों हटा दिया, अगले कैरेक्टर पे आ गए। सेकंड कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट इक्वल टू सेकंड कैरेक्टर फ्रॉम राइट, दोनों इक्वल है, दोनों को हटा दिया, बाकी रिमेनिंग स्ट्रिंग पे आ गए। और यार तब तक करते गए जब तक आपके बीच में या फिर एक कैरेक्टर बचा फॉर ऑड लेंथ स्ट्रिंग, और फिर बीच में कुछ नहीं बता, कोई कैरेक्टर नहीं बचा फॉर इवन लेंथ स्ट्रिंग, क्योंकि आप एक एक हटा दिया। ओके, तो आप बीच में आ गए विद द फाइनल कैरेक्टर इन केस ऑफ ऑड लेंथ, या फिर ब्लैंक स्ट्रिंग इन केस ऑफ इवन लेंथ, तो ये पैलिंड्रोम। ओके, ये लॉजिक है। तो पहला बोला वर्ड लेस देन 1, तो ये बेसिकली आपका अगर आप चेक करोगे ना तो ये बेसिकली सिर्फ इवन लेंथ के लिए ही काम करेगा, ऑड लेंथ के लिए नहीं, और यहाँ पे हमारे पास ऑड लेंथ का है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लॉजिकल एरर है क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, चेक करके बताऊंगा कैसे अभी। इसका मतलब ये है कि हमने साइड से कैरेक्टर्स हटा दे गए और हम फाइनली सिंगल कैरेक्टर पे पहुंच गए या ब्लैंक स्ट्रिंग पे पहुंच गए, तो रिटर्न ट्रू मतलब ये पैलिंड्रोम है, विच मेक सेंस। ठीक है, वरना आप ith कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट मतलब फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट एंड फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द राइट कंपेयर करो, अगर दोनों इक्वल हैं तभी हम यहाँ पे गए, अगर इक्वल नहीं है तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया कि पैलिंड्रोम नहीं है, विच ऑल्सो मेक सेंस। ओके, वर्ड डॉट कैरेट वर्ड डॉट लेंथ माइनस 1 हमको लास्ट कैरेक्टर देगा, वर्ड डॉट कैरेट 0 हमको पहला कैरेक्टर देगा। ओके, फाइनली हमने पहला और आखिरी कैरेक्टर हटाया और वापस इस पैलिंड्रोम को कॉल किया, तो सबस्ट्रिंग हमको 0 से नहीं 1 से निकालना है, ये चेंज करना है, और वर्ड डॉट लेंथ -1 तक जाएगा, मतलब ये वाला इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है, तो आपने सबस्ट्रिंग बनाया बाय रिमूविंग फर्स्ट कैरेक्टर एंड द लास्ट कैरेक्टर, तो ये सही है। तो इसको लेस देन इक्वल टू में चेंज करना है और इसको 1 में चेंज करना है। ओके, क्योंकि लेस देन 1 सिर्फ इवन लेंथ के लिए काम करेगा। चेक करके बताता हूँ, अभी ये वाला मेथड है, मैंने इसको एज इट इज़ कॉपी किया है, लेस देन है और 0 है। ओके, तो मैं इसको सिर्फ 1 करूँगा तो देखिएगा ये सिर्फ इवन लेंथ के लिए भी काम करेगा, ऑड लेंथ के लिए नहीं। तो अगर मैं स्ट्रिंग, ओके, तो अभी तो ये चलेगा, दोनों ट्रू आएंगे। ओके, दोनों पैलिंड्रोम हैं। अगर एक फॉल्स केस ले लेता हूँ तो भी चलेगा, क्योंकि आप पहले वाले केस में ही इसको फॉल्स रिटर्न कर दो, क्योंकि पहला कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर सेम नहीं है, तो ये भी चलेगा। प्रॉब्लम आएगी जब मैं इसमें मैडम डाल दूंगा। ओके, तो लास्ट केस के लिए देखना आपको एक्सेप्शन मिलेगा इस वाली लाइन पर, क्योंकि आप जब आपके पास सिंगल कैरेक्टर डी बचा है मिडिल में, मतलब कहने का पॉइंट ये है कि आपके पास मैडम था। ओके, आपने पहले आइटरेशन में ये और ये चेक किया, ये दोनों बराबर है, इसलिए आप यहाँ पर आ गए, तो आपने सबस्ट्रिंग क्रिएट किया, इसको और इसको हटाकर ए मिला। ओके, क्योंकि इस वापस इस सेकंड रिकर्सिव कॉल में गया, आपने फिर चेक किया लेंथ लेस देन 1 नहीं है, फॉल्स है, तो आप यहाँ पे आगे आपने चेक किया पहला लास्ट कैरेक्टर सेम है। ओके, तो आपने इसको हटाकर वापस एक और कॉल किया विथ डी, लेंथ लेस देन 1 फॉल्स है। ओके, इसलिए लेस देन इक्वल टू 1 चाहिए हमें, ताकि इसी केस में रिटर्न कर दे ट्रू, क्योंकि हम एक ही कैरेक्टर बचा है हमारा ऑड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ऑड लेंथ के केस में हमने साइड से सारे कैरेक्टर हटा दिए। ओके, अब हम कर रहे हैं वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग 1, इंडेक्स 1 है ही नहीं, तो आपको स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन मिलेगा। तो अगर अब मैं चलाता हूँ इस केस के लिए, ओके, तो आपको देखिए मिलेगा स्ट्रिंग्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन लाइन 170 पर। ओके, तो आपको मिला एक्सेप्शन लाइन 170 पर, देखा, ये वाला पहले 3 केस चल गए, इस वाले के लिए आपको देखिए मिला स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो अगर आप इसको चेंज कर देते हो टू लेस देन इक्वल टू 1, मतलब जब हमारे पास सिंगल कैरेक्टर बचा इन केस ऑफ एन ऑड लेंथ स्ट्रिंग कि हमने साइड कैरेक्टर हटाते गए क्योंकि साइड सब बराबर थे, तो अब देखिए चलेगा। ओके, तो ट्रू। ओके, एक और ऑड लेंथ का केस ले लेते हैं, रेस कार। ओके, ये भी एक पैलिंड्रोम है, ये भी चलाएंगे, ये भी चलेगा। ओके, तो बेसिकली आपको 2 एरर्स फिक्स करने थे। ओके, ये वाला और ये वाला। ओके, अब ये क्वेश्चन बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो स्टैक ओवरफ्लो क्लास का नाम है, स्टैक ओवरफ्लो क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ओके, और बेसिकली इनफाइनाइट रिकर्जन हो रहा है क्योंकि आपने एक फंक्शन कॉल किया जो कि रिकर्सिव है, जो खुद को कॉल किए ही जा रहा है और कोई बेस केस नहीं है जहाँ पे रिकर्जन स्टॉप हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि कॉल स्टैक होता है जिसके ऊपर एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बनते हैं हर एक रिकर्सिव कॉल के लिए।
ओके। तो ये कॉल स्टैक जो है बढ़ता जाएगा जैसे जैसे रिकर्जन बढ़ेगा, और क्योंकि इनफाइनाइट रिकर्जन है, कोई बेस केस नहीं है, तो ये स्टैक बढ़ता ही जा रहा है, ये कॉल स्टैक बढ़ता ही जा रहा है। ओके। और ये क्योंकि हमारे पास जो मेमोरी है, जो प्रोग्राम का है, वो फाइनाइट है, एक पॉइंट पे तो वो मेमोरी खत्म हो जाएगी ना। तो क्योंकि स्टैक बढ़ता जाता है, अपनी मेमोरी को पार कर गया, तो ये स्टैक जब मेमोरी से बाहर चला जाता है, ओवरफ्लो कर जाता है, तब हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो हो गया। इसलिए इनफाइनाइट रिकर्जन के केस में स्टैक ओवरफ्लो हमको एक्सेप्शन मिलता है। ओके, स्टैक ओवरफ्लो एरर मिलता है। ओके, तो इसको अगर ये इसमें आपको दिख जाएगा ये, तो अगर मैं बोलता हूँ स्टैटिक वॉइड कॉल मी, काफ़ी मतलब थोड़ा डबल मीनिंग वाला नेम है कॉल मी, बट ठीक है, तो हम बनाएंगे कॉल मी, तो एक पॉइंट पर देखिए फट जाएगा। तो मैं इसको लास्ट में बुलाता हूँ, तो देखिएगा ओके, ये है आपका स्टैक ओवरफ्लो एरर। ओके, क्योंकि एक पॉइंट पे ये देखो सेम ही यहाँ इसी लाइन को कॉल किया जा रहा है, ये 176 को किया जा रहा है, कहीं ना कहीं तो रुक जाएगा ना। ओके, तो इसलिए आपको स्टैक ओवरफ्लो एरर मिलता है। ओके ओके, ये स्टैक ओवरफ्लो एरर है, ये स्टैक ओवर एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ये लोग ने गड़बड़ कर दिया है। तो देखो ओके, स्टैक ओवरफ्लो एरर है और कुछ नहीं है। ओके, स्टैक ओवर एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, ओवरफ्लो एरर होता है, ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट एरर का नाम रखिएगा, एग्जैक्ट एक्सेप्शन उसका नाम रखिएगा। ओके राइट। ओके, 2 क्वेश्चन और करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया। ओके, फाइल ऑपरेशंस तक आज तक मैंने कभी सवाल नहीं देखे, एक भी। आईएससी के मैंने बहुत सारे पेपर लगाए हैं, क्योंकि मैं आईएससी पढ़ा पा रहा हूँ, उसके ऊपर पढ़ ही नहीं पा रहा मैं लाइफ में तो मैंने कभी नहीं देखे फाइल ऑपरेशंस पे, तो मुझे लगता है वो वीडियो बनाना पड़ेगा फाइल ऑपरेशंस पे। तो बेसिकली फाइल लेटर लिखने के लिए होता है फाइल पर कंटेंट्स। सबसे पहली बात तो इसके राइटर और एफडब्ल्यू के बीच में स्पेस होना चाहिए, तो ये तो एरर है, ये भी एरर है। ओके, तो मैं अगर पेपर दे रहा हूँ तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि ये एरर है, बिकॉज देयर शुड बी अ वाइट स्पेस बिटवीन राइटर एंड एफडब्ल्यू। ओके, पूछना क्या चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप सीधे सीधे फाइल नेम डाल देते हो तो ये ओवरराइट मोड है, ओवरराइट। ओके, कि आप कंटेंट्स को ओवरराइट कर दे रहे हो, जो भी पुराने कंटेंट्स थे गायब हो जाएंगे। जब आप ट्रू पास कर रहे हो तो ये अपेंड मोड है। ओके, तो क्योंकि अगर आप कोड में जाकर देखोगे ना, फाइल राइटर बनाकर एक फाइल राइटर और FW इक्वल टू न्यू, और आप देखोगे ये ओके फाइल और बूलियन अपेंड, तो देखो इसमें बूलियन अपेंड दिखा रहा है ना। ओके, तो ये हो गया। ओके, फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट टोकन एज हैज मोर टोकन्स। स्ट्रिंग टोकनाइजर भी यूज़ कर लिया उन्होंने, तो काफ़ी ज़्यादा इन लोग ने वैरायटी कवर कर ली है। मुझे तो पता है, बट आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस हैव वर्कड ऑन ऑल दिस। तो मैं कोशिश करूँगा टू पोस्ट अ वीडियो दैट कवर्स ऑल दिस। पर ठीक है, नेक्स्ट टोकन बेसिकली आपको नेक्स्ट टोकन देगा, और ये टोकनाइजेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट टोकन बेसिकली नेक्स्ट टोकन देता है, तो डिफरेंस इसकी रिटर्न टाइप इसका स्ट्रिंग होता है, बिकॉज ये टोकन रिटर्न करता है। हैज़ मोर टोकन्स का रिटर्न टाइप बूलियन होता है, क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है कि नहीं और टोकन्स है कि नहीं। ओके, तो यार इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम लगेगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो उसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करेगा, मैं हमेशा कुछ कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।